अब मैं इसको बताती हूँ इसको करना कैसे होता है। सबसे पहले तो इसके अंदर लिटरेचर रिव्यू होता है। हम लोगों ने जो असाइनमेंट किया था लास्ट सेमेस्टर, मिस सदफ ने बोला था कि आपने जो है अपने क्लास वाले उसका समझाना है और मतलब पढ़ाना है और फिर असाइनमेंट करना है। हाँ, सबसे पहले मैंने इसको, अच्छा आपको जो है ना ये आसानी से खुलेगा नहीं, आपको यहाँ से प्रोजेक्ट दिए, यहाँ पे लिखा है ना प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, इसको आपको पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बनानी पड़ती है। यहाँ पे आपको फोल्डर ऐड इन करना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सारे फोल्डर ऐड किए हुए हैं, मुझे ये वाला फोल्डर चाहिए, उसको सेलेक्ट किया, ओके किया, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरी खुल गई। तो मेरे पास अभी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं इसमें 1D सिस्टम मॉडलिंग, 2D सिस्टम मॉडलिंग, 3D सिस्टम। हम मोस्टली ज़्यादातर करते हैं 1D और लास्ट आईबीए वालों ने 2D भी किया था। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया। आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाती है। अब आपको डाटा इंपोर्ट करना होता है तो आप इधर इस ऑप्शन पे जाते हो, ओपन 1D मॉडल, इसको आप क्लिक करते हो। अब आपके पास जो डायरेक्टरी होती है आपके मॉडल्स की वो ओपन हो जाती है। अब मेरे पास ये सारे मैंने मॉडल्स बनाए थे, प्रोटो, प्राना, ये सब जो हमने काम किया था जिस पे लास्ट सेमेस्टर वो किया था इस बेसिन पे। ये एक ब्राज़ील का बेसिन है तो इसके ऊपर मैंने स्टडी की थी। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा, अब आप देख रहे होगे एक टेबल आ गया। अब इस टेबल में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ये सारी आपको मिलती हैं लिटरेचर से। आप रिसर्च पेपर पढ़ते हो और उधर से सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हो। लेट्स जस्ट कंसिडर अबाउट दीज लेयर्स। ये जो लेयर्स है हमारे पास, ये सबसे अच्छा देखो यहाँ पे जोलॉजिकल कंसेप्ट भी आ जाता है। जो हमारी ये वाली रियो इवावी लेयर है ये सबसे ओल्डेस्ट है एंड वी गो फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट। तो हमारे पास ये सारी लेयर्स हैं और इसकी सारी टॉप, बेस, थिकनेस, इरोडेड फ्रॉम, डिपॉजिटेड टू, इरोडेड टू, लिथोलॉजी, PSE मीन्स पेट्रोलियम सिस्टम एलिमेंट्स, TOC मीन्स टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट एंड काइनेटिक इज अ स्टैंडर्ड, एज आई मीन्स हाइड्रोजन इंडेक्स। ये वाली सारी चीज़ें न्यू नहीं है, आप लोगों ने उसमें पढ़ी होंगी जियोकेमिस्ट्री में। और अभी आप फर्दर आगे पढ़ोगे बेसिन एनालिसिस तो उसमें और ज़्यादा क्लियर अप हो जाएंगी इस सेमेस्टर से, नेक्स्ट सेमेस्टर से। अच्छा, ये जो सारा मैंने टेबल बनाया है ये बनाया मैंने लिटरेचर रिव्यू से, मीन्स रिसर्च पेपर पढ़ के। मैंने एक जो ब्राज़ील का बेसिन है ये पराना बेसिन, इसके मैंने रिसर्च पेपर निकाले थे। और एक रिसर्च पेपर से नहीं निकलती इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत सारे पास पेपर रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, उसके थ्रू आप ये निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट कंसिडर कि मेरे पास रियो अवावी जो लेयर थी, मुझे पता लगा अच्छा ये जो है ना इस बेसिन में ये वाली सीक्वेंस है सारी। अब कहीं का मुझे उसका टॉप मिल रहा है, कहीं की बेस मिल रही है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ना ये खुद ऑटो जनरेटेड होती हैं, थिकनेस ऑटो जनरेट हो जाती है जब आप टॉप और बेस पुट करते हो। ये जो है ना डिपॉजिटेड फ्रॉम एंड डिपॉजिटेड टू, मेगा एनम में लिखा हुआ है, मीन्स इसकी एज है। अब आपको एज जोलॉजिकल टाइम स्केल में गिवन होगी, ज़रूरी नहीं है न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कैम्ब्रियन से लेकर पर्मियम तक की बोला है कि ये डिपॉजिट हुई थी। अब आप उसको खुद जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे जाओगे, उसके मेगा एनम देखोगे और उसको फिल आउट करोगे। फिर इसकी लिथोलॉजीज गिवन होती हैं आपको। जो ये रियो अवावी थी मैंने इसके अंदर ऑप्शंस पुट करके इस तरीके से ऑप्शन आते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, ये आपके पास सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, बहुत सारे। तो आप इसमें से सेलेक्ट करते हो। मेटामॉर्फिक रॉक में देखो इतनी सारी चीज़ें आ गई, क्रिस्टल रॉक्स की देखो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सब आपको लिटरेचर रिव्यू से पता लगता है। अच्छा, PSE मीन्स पेट्रोलियम सिस्टम एलिमेंट्स, ये भी आपको लिटरेचर रिव्यू से पता लगता है कि हमारे पास जो सोर्स रॉक थी ये थी पुराना और उसके ऊपर जो रिजर्वायर थी वो है गुंडवाना 1। अब TOC जो होगा वो होगा सोर्स रॉक का, कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल या कितना कंटेंट मौजूद है।
उसके बाद हम काइनेटिक सेट करते हैं। काइनेटिक इज़ बेसिकली अ स्टैंडर्ड। अब इसको स्टैंडर्ड आप सेट करते हो, उसमें आप बल्क भी ले सकते हो, बल्क में ये सारे स्टैंडर्ड हैं। ये जो है ना, ये सारे साइंटिस्ट के नेम्स हैं और उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं हम वो सेट करते हैं ये सब। हाइड्रोजन इंडेक्स भी आपको लिटरेचर रिव्यू से मिल जाता है। बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट टायरिंग जॉब इन पेट्रोमोड इज कि ये टेबल बनाना। ये टेबल बना लिया आपने और आपका सब चीज़ खुल हो जाती है। अच्छा, इसको कहते हैं मेन इनपुट। मेन इनपुट टेबल होता है ये, इसको मैंने क्लोज कर दिया। ये वेल असाइनमेंट, आप उसके अंदर वेल भी असाइन कर सकते हो। अगर मेरे पास वेल का डेटा होता मैं यहाँ पे जाती, यहाँ पे असाइन हो जाते हैं वेल्स और आ जाते हैं, और इसकी पोजीशंस भी आ जाती हैं वेल की कि आपने कहाँ से कहा। उसका मीटर उसके वैल्यूज भी चेंज हो सकती है। सो देयर इज डिफरेंट कंडीशंस। अब हम आते हैं बाउंड्री कंडीशंस में। बाउंड्री कंडीशंस में आपके पास 3 चीज़ें आती हैं। पेलियो वाटर डेप्थ, नाम से पता लग रहा है कि हमारे पास जो हमारा बेसिन था उसकी वाटर डेप्थ कितनी थी। ठीक है। SWI टेम्परेचर मीन्स सरफेस वाटर इंटरफेस टेम्परेचर एंड दिस इज द हीट फ्लो। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बाउंड्री कंडीशंस में चाहिए होती हैं और आप डिटरमाइन करते हो उससे अपनी सोर्स स्ट्रोक के बारे में। अब लेट्स जस्ट कंसिडर कि ये इसके जो है ना ये सारे टेबल्स खुले हुए हैं। पेलियो वाटर डेप्थ का टेबल खुला हुआ है, SWIT का टेबल खुला हुआ है और HF का टेबल खुला हुआ है। अब आप फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर पॉइंट लगाया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ जनरेट हो जाएगा। 0 -0.5 एंड 1 ये आपका हमारे पास बताता है कि सरफेस था या पानी था। ठीक है। इसकी जो और डीपर अंडरस्टैंडिंग है वो हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अभी हम ऊपर ऊपर से देखते हैं। ठीक है। अब देखो मैंने इसको टिल्ट किया तो हल्का सा इसके अंदर खुद ऑटोमेटिक टिल्ट आ गया, राइट। इसमें भी आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट्स जनरेट होते रहते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये आपकी बाउंड्री कंडीशंस थी। अब हमारा जो मेन काम होता है वो होता है इस टेबल से। देखो आपके पास यहाँ पे 4 डायमेंशन वाला प्लॉट गिवन है, बरियल हिस्ट्री प्रीव्यू। इससे हम क्या करते हैं, बरियल हिस्ट्री प्लॉट या प्रीव्यू से हमें ये पता लगता है कि हमारी जो सोर्स रॉक थी वो अपने टाइम पे किस डेप्थ पे कैसे मैच्योर हुई। यहाँ पे देखो ऑन दी वाई एक्सिस एट द बॉटम टाइम गिवन है, मेगा गिवन है, और अगर हम ऊपर देखें तो उसका समझ लो टाइम स्केल गिवन है। ऑन योर लेफ्ट साइड देयर इज डेप्थ 3000, 2000, 1000, 0। ये उल्टी इसलिए गिवन है क्योंकि हम डाउन तक जाते हैं तो डेप्थ इंक्रीज होती है। यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस गिवन है जो हमने बनाई थी। अब इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो हमारी बेसमेंट रॉक थी, देखो बेसमेंट रॉक यहाँ से डिपॉजिट होना शुरू हुई 0 से, और फिर उसके ऊपर नेक्स्ट जो लेयर आई वो आई डिवोनियन सिल्यूरियन के बिल्कुल एंड पे, राइट। अब जैसे जैसे ऊपर हमारे पास लिथोलॉजीज आती रहेंगी वैसे वैसे वो डीपर जाता रहेगा ना, जो ओल्डेस्ट है वो और डीपर जाता रहेगा। तो बेसिकली आपको सारा ये मॉडल यही बताता है कि आपकी जो सोर्स रॉक थी, हम सोर्स रॉक की इवैल्यूएशन कर रहे होते तो हमें सोर्स रॉक के हवाले से ही सब बात करनी पड़ती है। अब हमारी सोर्स रॉक है पुराना डिवोनियन से लेके कार्बोनिफेरस तक पेंसिल्वेनिया के स्टार्ट तक डिपॉजिट हुई थी। फिर उसके बाद वो बरी होती रही, उसके ऊपर ये सारी लिथोलॉजीज आती रही और फिर वो इस डेप्थ पे इस टाइम पे यहाँ पहुँच गई। ठीक है जनाब, ये आता है आपका बरियल हिस्ट्री प्रीव्यू। अब है पीएससी सेटिंग्स। पीएससी सेटिंग्स मतलब हमारे पास जो यहाँ पे जो टेबल गिवन होता है ये सब बताता है ओवरबर्डन रॉक, सील्ड रॉक, रिजर्वायर रॉक और सोर्स ओवरबर्डन, ट्रैप फॉर्मेशन, माइग्रेशन, एक्यूमुलेशन, प्रिजर्वेशन, क्रिटिकल मूवमेंट। यहाँ से आप अपनी जो सिस्टम है उसको सिमुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, लेट्स जस्ट कंसिडर, तो ये 90 तक इसका रेंज आ जाएगी। हम इसमें रेंज और टेक्स्ट पुट करते हैं। ठीक है। अब लेट्स कंसिडर 70, मतलब यहाँ पे हमारे पास मैंने ट्रैप फॉर्मेशन निकाली ना, तो मतलब मेरी ट्रैप फॉर्मेशन हुआ था अपर क्रेटेशियस में। माइग्रेशन कब स्टार्ट हुई थी मैं उसकी टाइम नंबरिंग कर दूंगी। तो ये प्लॉट बेसिकली आपको बताता है कि आपकी सेटिंग क्या थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया हमारी इनपुट की सेटिंग्स।
हम आते हैं अपने आउटपुट पे। आउटपुट में हमारे पास ये बन के आते हैं डिफ़ॉल्ट प्लॉट्स। डिफ़ॉल्ट प्लॉट्स के अंदर हमारे पास होते हैं डेप्थ, टाइम, बरियल एंड डेविएटेड प्लॉट्स। डेप्थ प्लॉट की बात करें तो आएगा सबसे पहले टेम्परेचर का। अब बेसिकली ये जो सारे प्लॉट्स हैं, मैं इसको भी ओपन करती हूँ, तो ये है विद रेफरेंस टू दिस टेम्परेचर विद रेफरेंस टू डेप्थ, विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस विद रेफरेंस टू डेप्थ, पोरोसिटी विद डेप्थ, प्रेशर विद डेप्थ। इसमें भी टेम्परेचर विद टाइम हो जाएगा, विट्रिनाइट विद टाइम। इसमें ये सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स बन के आ जाते हैं आपके पास। अब आप इसकी रीडिंग करते हो। हमारे पास जो है टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट कंसिडर दिस इज 60 डिग्री, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा इस पॉइंट पे जहाँ मेरा कर्सर है, वो रॉक, हमारी जो सोर्स रॉक है पुराना, वो कहाँ थी। तो मैं इसकी जो यहाँ पे पेट्रोमोड जहाँ नीचे लिखा हुआ है उसकी यहाँ पे नंबरिंग आ रही है, यहाँ नोट करना। तो बेसिकली हमारी 2639 मीटर पे हमारी जो सोर्स रॉक की टेम्परेचर था वो था 95.45 डिग्री सेल्सियस, 95.45। ठीक है। अब मैं इसी का ही फॉर एग्जांपल किसी और रिजर्वायर के देखती हूँ। रिजर्वायर के स्टार्टिंग में हमारे पास था 64.09 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट 1580 मीटर्स। इस तरीके से आप ये सारे प्लॉट्स पढ़ सकते हो। मैं सब दिखा रही हूँ एक दफ़ा। थर्मल कंडक्टिविटी है, पोरोसिटी है, प्रेशर है, इन सब का आपके पास प्लॉट्स बन के आ जाते हैं और फिर आप इसकी रीडिंग करते हो और अपना डाटा पुट करते हो। टाइम प्लॉट्स, बरियल प्लॉट्स, डिफ़ॉल्ट बरियल प्लॉट जो काइंड ऑफ सिमिलर है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था टेम्परेचर के लिहाज से। अब यहाँ पे हमारे पास देखो टेम्परेचर की रेंज आ रही होती है। टेम्परेचर के हिसाब से हमारे पास ये शुरू हो जाता है 0, 50, 100, 200 कलर रेंज आ जाती है। पोरोसिटी का भी ऐसे ही हो जाता है, इस तरीके। अब आपकी जितना अच्छा डाटा आप इनपुट करोगे ना, उतना ही अच्छा आपका ये सॉफ्टवेयर सिमुलेट करेगा और आपको बता सकेगा कि आपका हाँ कहाँ तक मिल रहा है। अगर आपने अपने ये मेन इनपुट टेबल में प्रॉब्लम करी तो फिर आएगी ओवरऑल प्रॉब्लम। तो ये नहीं खुलता। तो अब होपफुली सबको समझ में आया होगा कि ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम मोड है, इसमें सिर्फ इस टेबल का मेन काम है। जितना अच्छा ये टेबल बना हुआ होगा उतना ही अच्छा आपका ये सारा सॉफ्टवेयर सिमुलेट कर पाएगा और आप उसकी रीडिंग कर पाओगे, मतलब उसको स्टडी कर पाओगे। ठीक है, ये सब प्लॉट्स हैं हमारे पास यहाँ। अच्छा, तो क्या समझ आया? मुझे तो चीजें समझ आ गई, ये वाली चीजें। तुम लोग बताओ भाई, समझ आया कुछ? अब्दुल्ला, या वजिया, अदनान, अहमद। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी कि जो ये आ रहा था बीच में, ये जो हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, इससे जो बड़ी हिस्ट्री आ रही थी, ये स्ट्रक्चर भी दिखा रहा था, सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी बस ये? सॉरी, वो वापस रिपीट करना आपका क्वेश्चन। इसकी बात कर रहे हो, इस प्लॉट की? ये जो प्लॉट आ रहा है, ये क्या स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि बेसिन का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बस ये वक्त ये के सिर्फ साथ क्या हो? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हम ठीक स्ट्रक्चर है, नहीं दिखा सकते इसमें। हम सिर्फ ठीक इतना है, बता ठीक सकते हैं, जैसे जैसे तो डिप्स है ना, ये हम ये बता जी, सकते हैं यहाँ पे सब सेटिंग्स हुई थी। और जैसे ये जैसे ये समझ लो ये यूँ आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके का, तो ये अपलिफ्ट बता सकता है। बस इतना हम बता सकते हैं, हम इसमें स्ट्रक्चर सिमुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, यानी जो डिप्स वगैरह आ रही है, ये लाइक एक्चुअल डिप्स आ रही हैं, या ये सिर्फ मतलब कि ये हम बस ये चल रहा है पता कि यहाँ पे डिप आ रही है बस? अब्दुल्ला, इसके अंदर ऐसा हाँ है ना, हाँ, इसके मतलब अंदर ये ऐसा बता है। रहे हैं। आप इसमें ये देखते हो, अब्दुल्ला माइक बंद करो।
हाँ, शोर बहुत आ रहा था। अच्छा अब्दुल्ला, इसके अंदर देखो, तुम जो डिप्स की बात कर रहे हो ना, बेसिकली डिप्स नहीं है ये। विद द रेफरेंस ऑफ टाइम, जैसे अगर ये बैट नीचे जा रही है ना, अगर हम इसको बैट तस्वर कर रहे हैं, तो बेसिकली ये दिखा रहा है सबडक्शन को। और जब ये उठ रहा होता है ना, तो हम इसको दिखा रहे हैं ये जैसे मिसाल के तौर पर हमारी टेक्टोनिज्म फोर्स होती है और अपलिफ्टिंग होती है। तो अगर ये ऊपर उठ रहा होता है तो ये अपलिफ्टिंग फिनोमेना, ये बेसिकली फिनोमेना बता रहा होता है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। अब ये जैसे नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो ये सबडक्शन को शो कर रहा है। जैसे अगर यहाँ देखें ना जुरासिक पे, जुरासिक देखो कितना स्टीपली ये डाउन गया है, तो यहाँ पे जो है सबडक्शन फिनोमेना हो रहा था। ये जो इसने बनाया है बेसिकली आपका आपने जो एजेस दी हैं और उसकी जो थिकनेस दी हैं, जो इनपुट डेटा जो इसने मुझे इसने हम लोग को दिखाया इनपुट डेटा, तो इनपुट डेटा के रेफरेंस में उसने खुद अज्यूम किया है कि कहाँ सबडक्शन होनी चाहिए और कहाँ अबडक्शन। तो ये सब चीज़ें हमें रिसर्च पेपर पे भी मिल जाएंगी कि सबडक्शन कब हुई थी उस बेसिन में। तो ये एक वो चीज़ है, स्ट्रक्चर बेसिकली ये नहीं है। स्ट्रक्चर के लिए हम वो पेट्रोल पे आ जाते हैं। एक और सवाल यहाँ पे मैसेज पे आया था कि वाई वी डोंट गो फॉर 2D एंड 3D, रोमैसा इसका। अच्छा, जहाँ तक मैंने अभी मेमेबाजी से समझा था, वो हमारी सीनियर थी, वो कह रही थी कि 2D और 3D जो है ना, वो ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर हमें 2D 3D करना है तो वो पेट्रोल ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि पेट्रोल के अंदर आप रियल टाइम जो आपके पास साइज्मिक लाइंस आती हैं उसको सिमुलेट कर सकते हो। यस तो जो पेट्रो मोड के लिए हम काम करते हैं वो 1D इज़ इनफ। जी। अच्छा, ये एक और सवाल था जो सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये समवॉट सिमिलर टू सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी ही हुआ ना, कि जो हम देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, काइंड ऑफ आप इंटरप्रेट कर सकते हो सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी से। सही है, थैंक यू। अच्छा, इसके अंदर जो आपने आउटपुट या सिमुलेशन जो हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ग्राफ हैं, विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस हम लोगों ने पढ़ा है, उसके अलावा जो है हमारे पास विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस के बारे में तो पता होगा कुछ, या रिपीट करिए, क्या कह रहे हैं, किसके हवाले से? विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस। रोमैसा, इसको विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस यहाँ पे ओपन करो, इसको कलर दे दो। ठीक है। अच्छा, विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस में जो है वो ये बेसिकली परसेंटेज बता रहा होता है सोर्स रॉक की। इसी तरह आपके पास ये टेम्परेचर का जो प्लॉट है ना, आप उसमें टेम्परेचर बताते हो कि टेम्परेचर का रेंज क्या होगी, पोरोसिटी बताते हो। लेकिन ये जो पोरोसिटी बता रहा है ये आपकी एक्चुअल पोरोसिटी नहीं होती। तो जब हम टेक्लॉग पे काम कर रहे होंगे ना, तो उस वक्त हम पोरोसिटी कर रहे होंगे, उस वक्त मैं आप लोग का बहुत सारा दिमाग खा रहा हूँ आपकी पोरोसिटी एक्चुअली में क्या होती है, इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव। तो ये बेसिकली ओवरऑल पूरे बेसिन की बात कर रहा है, जो हम स्टडी करके हम इनपुट डेटा में देंगे चीज़ें। तो ये आपको जनरल ओवरव्यू देता है आपके बेसिन के हवाले से। लेकिन इस जनरल ओवरव्यू के लिए सारा गेम ही जो है वो आपका रिसर्च पेपर है, जिसको पढ़ना होता है। ये वही विट्रिनाइट वही है ना, टाइप 1 टाइप 2 वो जो डायग्राम बनाई थी हम लोगों ने इसमें पेट्रोलियम ज्वेलरी में। हाँ, हाँ, उसी की। सनदीन, सही है। ये जो है ना, बेसिकली आप रिसर्च पेपर से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो और आप सिमुलेट कर रहे होते हैं। जो टेक्लॉग और पेट्रोल है ना, वो जो आपको डाटा प्रोवाइड होते हैं ना, आप उस पर काम करते हो। अब फॉर एग्जांपल आपको एक इन लोगों जो लास्ट हमारे सीनियर्स को डाटा मिला था, वो मिला था नोवा स्कोशिया का बेसिन का। अब उन वहाँ पे कोई रिसर्च पेपर इतना ख़ास नहीं लिखे हुए थे, कोई डाटा नहीं मिल रहा था, तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव लिटरेचर सर्च करना पड़ा था हम लोगों को, और काफ़ी अलग अलग बेसिन से कोरिलेट करना पड़ा था कि अच्छा ये यहाँ आ सकता है, और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है ना, तो फिर आप लिटरेचर रिव्यू से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट वर्किंग देयर, राइट। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स के आंसर जो हैं वो आपको रिसर्च से और लिटरेचर से ही मिलते हैं। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू में जब हम देखते हैं, मतलब क्या क्या लिटरेचर पढ़ते हैं, जैसे मिसाल के तौर माइक्रोफेशिस पढ़ते हैं या बेसिन एनालिसिस पढ़ते हैं, ये क्या पढ़ते हैं, मतलब किस टाइटल क्या होते हैं जो लिटरेचर रिव्यू वगैरह से पढ़ते हैं? अब देखो, लिटरेचर रिव्यू से आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है ना, वो डिपेंड करता है। आप वो किसी ने पुराना बेसिन के ऊपर लिखा हुआ था कि उसकी एक सोर्स रॉक के बारे में लिखा था, किसी ने उसके एक फॉर्मेशन के बारे में लिखा हुआ था, तो आप उस जो आपका बेसिन होता है वो आपका मेन टारगेट होता है।
अब आप उसके हिसाब से रिसर्च पेपर निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें जाते हैं मेन इनपुट में। अब मुझे एक पेपर मिला था, इसमें सिर्फ मुझे ये एक सीक्वेंस के बारे में पता लगा था कि अच्छा इस बेसन में ये सीक्वेंस डिपॉजिट हुई हुई। फिर दूसरा पेपर मैंने पढ़ा तो उसके अंदर ये दोनों चीज़ें मिली मुझे, टॉप और बेस। फिर दूसरा पेपर पढ़ा, वो इसी से मतलब उस बेसन से रिलेटेड ही आप जितने पेपर पढ़ते हो आपको पता लगता है। और कुछ पेपर ये भी बताते हैं उसकी टेक्टोनिक सेटिंग क्या है, उसके अंदर कौन सी रॉक मिली थी, ब्ला ब्ला ब्ला। इसकी मिसाल ऐसी है ना, जैसे आप इंडस बेसिन में काम कर रहे हो और आपको पता है कि इंडस बेसिन में गोरू फॉर्मेशन है, या आपकी तलावा तलावा है, या नारी गैस फॉर्मेशन है। ये सारी चीज़ें आपको पता होती है इंडस बेसिन के हवाले से। तो ये चीज़ आपको कैसे पता चली? तो किसी ने डिस्कवर किया इसको और उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखा, फिर वो आपकी कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने पढ़ा और आपको बताया। तो आपने बस उसको पढ़ना है। जैसे आपको पता है कि नारी की एज क्या है, ठीक है, नारी की एज आपको पता है, मिसाल से ओलिगोसीन है तो ओलिगोसीन को आपको टाइम कोलेट करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि नारी फॉर्मेशन की लिथोलॉजी क्या है। तो अगर नहीं पता तो आपको रिसर्च पेपर में ढूंढना पड़ेगा नारी फॉर्मेशन के बारे में। इसी तरह यहाँ पे जो फॉर्मेशन है पराना फॉर्मेशन, तो अब आपको रिसर्च पेपर ढूंढना होगा पराना फॉर्मेशन के ऊपर, कितने लोगों ने पराना फॉर्मेशन एज अ सोर्स रॉक के ऊपर रिसर्च पेपर लिखा है। तो वहाँ पे आपको टीओसी कंटेंट ढूंढना पड़ेगा कि पराना फॉर्मेशन की टीओसी कंटेंट किस साइंटिस्ट ने क्या बताई है, ठीक है, उसकी मेन लिथोलॉजी क्या बताई गई है, ठीक है, उसकी डिपोजिशन एज वगैरह। तो तो हर फॉर्मेशन के ऊपर ना अलग अलग, वैसे बेसिकली हम काम तो यहाँ पे सोर्स रॉक का कर रहे हैं, लेकिन जब हम डिटेल में कर रहे होंगे तो फिर हमें एक एक की इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी पड़ेगी। साथ में यहाँ पे जो वेल असाइनमेंट है, तो यहाँ हमें वेल को भी प्लॉट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ इसमें एक्स और वाई दिया हुआ है किलोमीटर के अंदर, तो हमें वेल की पोजीशन असाइन करनी होती है। जो आप अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वो कोऑर्डिनेट्स डाल रहे होते हैं, वो आपको डेटा में गिवन होता है। जैसे लेस फाइल होती है, वो मैं बताऊंगा बाद में लेस फाइल होती क्या है, वेल लॉग के लिए दी जाती है। तो उस वेल लॉग के अंदर आपको डेटा दिया जाता है एक्स और वाई का, तो आपने यहाँ पे वो डालना होता है और आपकी जो है वो वेल असाइन हो जाते हैं, ठीक है। अब अहमद, अदनान, रज़ा, कौन है ये, यमुना और अब्दुल्ला, कोई सवाल हो तो पूछो। यमुना वजिया, आप लोगों को समझ में आया? में आ गया काफी हद तक। अच्छा, एक और बार प्लीज़ फिर से बता देगा कि ये पेट्रो मोड का जो है उसमें पूरे ओवरऑल ना रोल क्या होता है? यानी कि इसको हम टेक्लॉग के साथ कैसे साथ में कोलैबोरेट करेंगे, या क्या मतलब ओवरऑल रोल कैसे बताएगा प्लीज़? देखो, इसका ओवरऑल, इसका जो मेन मेन इन सिंपल वर्ड्स मकसद है वो है सोर्स रॉक इवैल्यूएशन, ठीक है। आप बस इसमें ये बताते हो कि आपकी सोर्स रॉक, समझ लो आप वो देख रहे हो, सोर्स रॉक को अपनी आंखों से देख रहे हो कि ओवरबर्डन में उसमें ऊपर क्या था, वो सबसर्फेस में कैसी दिखती है। ठीक है, थैंक यू। जो टेक्लॉग और पेट्रोल का काम है, टेक्लॉग में आपको ये समझ लो, जो कंपनी है उन्होंने वेल ड्रिल किया है। अब उन्होंने इस सोर्स रॉक को ड्रिल कर लिया, राइट। अब टेक्लॉग हमें बताएगा उस सोर्स रॉक की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी पोरोसिटी कैसी है, उसकी डेंसिटी कैसी है, वो और क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या है। ये सब टेक्लॉग के रियल इनडायरेक्ट डेटा से हमें पता लगता है। पेट्रोल क्या करता है, पेट्रोल आपको एक 3D मॉडल बता देता है कि आपकी जो सोर्स रॉक है वो किस डेप्थ पे, किस मीटर पे थी। और इसके अंदर हम पेट्रोल के अंदर हम स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। हाँ, पेट्रोल के अंदर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, हम उसके अंदर फॉल्ट मार्क करते हैं और एंटीक्लाइन बनना होता है तो वो दिख जाता है उसके अंदर। अच्छा अब्दुल्ला, इसकी एक मिसाल ऐसी है ना, अगर तुम वो कंपैरिजन करवा रहे हो टेक्लॉग और पेट्रोमोड का, तो बेसिकली आप किसी एक स्पेसिफिक जगह पे खड़े हो और आपने वहाँ पे वेल ड्रिल किया, तो आपके पास सिर्फ उसी स्पेसिफिक जगह का ही डेटा आएगा टेक्लॉग में।
उस स्पेसिफिक एरिया का ही जो है आपके पास डेटा आ रहा होगा। लेकिन आपकी जो बेसन एनालिसिस कर रहे हो, ये बेसिकली बेसन के एनालिसिस ही है। ये आपने जो है रैंडमली डेटा उठाया, ये आपका जो है वो इनडायरेक्ट डेटा है। मतलब मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से एक डेटा लिया, वहाँ से डेटा लिया, सारे डेटा को जो है वो कंपेयर करवाया और यहाँ दे दिया। तो इसने बस जनरली बेसन का ओवरव्यू दे दिया है। टैगलॉग जो है वो एक छोटे से इलाके का ओवरव्यू देता है। और पेट्रोल की अगर तुम बात करते हो तो पेट्रोल जो है वो साइज्मिक लाइंस होती हैं, और साइज्मिक लाइंस को जो है वो हम कोरिलेट कराते हैं अपने टैगलॉग को डेटा से। तो आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक इलाके का पता चल जाता है, जो आप एक्स वाई वहाँ प्लॉट करते हो ना, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिस इलाके में आप होते हो, जहाँ का आपको वैल दिया जाता है, तो उस पर काम होता है। लेकिन बेसन एनालिसिस इज़ द बिग टर्म। अगर आप अज्यूम करते हो इंडस बेसन को, तो इंडस बेसन एक बहुत बड़ी टर्म है। और अगर आप वैल की बात करते हो तो वैल एक कोई 3 या 4 मीटर का रेडियस होता है उसका जस्ट। अब जो उमर बात कर रहे हैं ना, अगर आप उसको वो समझो ना, अगर उसको डायग्राम से जैसे मैं बना रही हूँ, समझ लो ये आपका वेल है, ठीक है। ये आपने वेल किया, आपने ये हमारी सोर्स रॉक है यहाँ पे ना, ये सारी सोर्स रॉक है। उमर कहना ये चाह रहा है कि यहाँ से हमने वेल ड्रिल किया, ठीक है, यहाँ तक ये पूरा ड्रिल हो गया, यहाँ ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जो डेटा आएगा ना हमारे पास, वो आएगा इसका, ओनली इसका, मतलब समझ लो इसकी प्रॉपर्टीज़ का ये आ गया। अब तुम्हें जो है यहाँ का पता करना है, यहाँ का क्या है, इधर का क्या है। तो ये आपको पेट्रोल और क्या कहते हैं, अब ये तो चलो एक वैल है ना, अब यहाँ पे कोई अलग वैल हुआ है, यहाँ से डाटा कोरिलेट हो जाएगा, यहाँ कोई अलग डाटा कोरिलेट हो जाएगा। तो ये सारी कोरिलेशन के बाद और पेट्रोमोड की सोर्स रॉक की वैल्यूएशन के बाद आप एक डेफिनेट आंसर दे पाते हो कि हाँ, आपके जो आंसर्स हैं, पेट्रोमोड वाला काम मैच कर रहा है टैगलॉग से, टैगलॉग वाला काम मैच कर रहा है पेट्रोल से, ठीक है। बहुत गंदी ड्राइंग है ये, बट ओके। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो है हमने जो डेटा इनपुट किया था, हमें पता कैसे चलेगा कि सोर्स रॉक के यही पैरामीटर्स हमने रखने हैं। जैसे हमने पीएसई रखा था और हमने एचआई रखा था, तो हमें पता कैसे चलेगा कि यही रखने हैं सोर्स रॉक के पैरामीटर्स? मेरा ये ये रिसर्च पेपर से पता लगेगी ना चंदा। अच्छा, ओके। हाँ, मतलब आप जब वो बेसिन मिल गया आपको, ये आपके पास ये पता लग गया, ये टेबल, ये सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में आप पता लगाओगे भाई सोर्स रॉक क्या है, रिजर्वायर क्या है, कौन सी लिथोलॉजी ट्रैप बना रही है, या कौन सी लिथोलॉजी ऐसा सिलेक्ट कर रही है। ये सब आपको लिटरेचर से पता लगेगा, रिसर्च पेपर से। अच्छा रज़ा जो है, अच्छा जो भी हैं, बहरहाल जैसे आपने यहाँ पराना फॉर्मेशन या सोर्स रॉक बताई हुई ना, आपको यहाँ जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की एग्जांपल लो, आपको पाकिस्तान में पता होना चाहिए कि आपका जो इंडस बेसिन है उसकी सोर्स रॉक कौन सी है। मेनली सोर्स रॉक से कौन सी प्रोड्यूसिंग सोर्स रॉक है। जैसे हम बात करते हैं गोरू के नीचे सिम्बार फॉर्मेशन है, तो हज़ारों पेपर्स मिल जाएंगे सिम्बार फॉर्मेशन के ऊपर। सिम्बार फॉर्मेशन कोई कैरेक्टराइजेशन बताता है, कोई सिम्बार फॉर्मेशन की, कोई जो है वो इवैल्यूएशन बताता है। सोर्स रॉक इवैल्यूएशन नाम का पेपर्स होते हैं बहुत सारे। तो अगर आप जैसे यहाँ पराना फॉर्मेशन है ना, तो आप वहाँ रिसर्च पेपर पे गूगल स्कॉलर पे सर्च करते हो सोर्स रॉक इवैल्यूएशन ऑफ पराना फॉर्मेशन या कैरेक्टराइजेशन ऑफ पराना फॉर्मेशन, तो उसके अंदर जब जाहिर सी बात एक रिसर्च पेपर होता है तो उसमें इतने सारे पेजेस होते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो हमें चीज़ें मिल जाती हैं। सही, मैं समझ गई। और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर लो, ताकि फिर वो चीज़ें क्लियर होंगी तो हम जब नेक्स्ट रखेंगे तो फिर आगे हम काम कर पाएंगे। अदनान अहमद, कुछ भी सवाल नहीं है? बिकॉज असल में ये तुम लोगों को अभी से करवाने का मकसद ये है कि तुम लोग जब अब ये सीख जाओगे, हम लोग तो अब जब पास आउट हो जाएंगे तो हम लोग अपना मसरूफ़ इतना हो जाएंगे तो तुम लोग के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो चीज़ें तुम लोग अभी सीख सकते हो और ड्यूरिंग हमारे पास जो डेटा आएगा, तो उस वक्त भी तुम लोग जो जिस स्किल पे अच्छा काम कर रहा होगा वो हमारे साथ काम कर रहा होगा। तो ये है कि हमारी भी हेल्प होती रहेगी और तुम लोग काम सीखते रहोगे। जब तक काम में हाथ नहीं डालोगे कभी नहीं सीख सकते, ठीक है। तो अभी से जो चीज़ें सीख सकते हो सीख लो।
और तुम लोगों को ये आगे पढ़ाना भी है नेक्स्ट सेमेस्टर। मेरी सदफ कहती हैं कि आप लोग सीखें आईबीए वाले, और वो सारा आईबीए वाला काम आप अपने क्लास फेलोज को समझाएं। तो बाकायदा क्लासेस रखी जाती हैं। उमर ने टेक्लॉग सिखाया था, मैंने पेट्रोमोड सिखाया था। हाँ, वो बता रही थी बस। ठीक है, फिर होपफुली जो है आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं भी हुई हैं तो अब ये करेंगे कि अब नेक्स्ट मीटिंग हम रखेंगे सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को, क्योंकि अब ड्यूरिंग मंडे टू फ्राइडे हम लोग किसी को भी टाइम नहीं मिल पाता, और अब तो लैब्स भी आ रही हैं। तो हफ्ते वाले दिन को ये 1 घंटा निकाल लेंगे अब अपने लिए, ताकि इन दी एंड जब हमारे पास प्रेशर होगा काम का तब हम लोग समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे मीटिंग होगी इंशाल्लाह। और सबसे मजा आएगा टेक्लॉग में ऑनेस्टली। टेक्लॉग में तो दिमाग घूमेगा इन लोगों का। नहीं यार, मजा आएगा, मुझे तो मजा आता है। असल में इन लोगों ने थोड़ी सी, इन लोगों को ना बिल्कुल बेसिकली चलाना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छा, बेसिक से, हाँ हाँ क्योंकि हाँ इन्होंने अभी वो नहीं पढ़ी। हाँ, उसमें हम, हाँ, इसके थ्योरी वाली हेल्प करनी पड़ेगी। लॉग्स। लेकिन जब ये लोग खुद अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में शुरू करेंगे ना वेल लॉगिंग, तो इनको समझ में आ जाएगा। हाँ, और अच्छा। नसीम का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, पीपीएल के होते हैं वो, आते हैं पढ़ाने। तो जब वो पढ़ा रहे होंगे और तुम लोग यहाँ से पहले से पढ़ के जा चुके होगे। हाँ, तो आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी हाँ, और ज़रा शाइन आउट भी करोगे। वैसे ही है। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ठीक थैंक यू है। एवरीवन।